तो लेट अस स्टार्ट। तो देखिए हम इसमें बायोमोलिकुल्स चैप्टर अपना चल रहा था और बायोमोलिकुल चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आपका बचा हुआ है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। तो जैसा मैंने कहा था इसमें विटामिन जो है उसको हटा दिया गया सिलेबस में से, तो फिलहाल विटामिन नहीं है, एंजाइम्स भी नहीं है। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे न्यूक्लिक एसिड की। तो लेट्स सी न्यूक्लिक एसिड। तो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड की। ठीक है, पहले तो देखिए न्यूक्लिक एसिड जो है उसकी पोजीशन को लोकेट करते हैं कि बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो न्यूक्लिक एसिड कहाँ पर आपको मिलता है। वैसे बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो इसके बारे में काफी पता होगा, क्योंकि बायोमोलिकुल चैप्टर वो 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ चुके हैं। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर इन्होंने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा है और डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें किसी एनिमल की, ठीक है, एनिमल से मेरा मतलब है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो हमें पता है बेटा उस एनिमल की बॉडी में, ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, और ऑर्गन्स जो होते हैं वो सपोज टिश्यूज से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, टिश्यूज से मिलकर के बनते हैं, और जो टिश्यूज होते हैं वो सेल से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, और सेल्स जो है दे कंटेन न्यूक्लियस, उनमें एक न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर। ठीक है, और उस न्यूक्लियस के अंदर एक चीज होती है जिसे बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ठीक है। और आपने जैसे 10th स्टैंडर्ड तक जिन बच्चों ने साइंस पढ़ी है तो उन्हें ये भी पढ़ा है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में हेरिडिटरी के लिए, हेरिडिटरी जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स में ऐसी क्या चीज है जो कि जो हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उन्हें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर लेकर के जाती है। तो एक्चुअली क्रोमोसोम्स में जो है वो जीन्स होते हैं। ठीक है, और जीन्स जो होते हैं बेटा दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के बनते हैं। तो हम जिस चीज के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज न्यूक्लिक एसिड। हम इस न्यूक्लिक एसिड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो ये न्यूक्लिक एसिड है, जो न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली में 3 कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट, बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलकर के बनेगा, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट है आपके पास में पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर एक तो होती है पेंटोज शुगर जो 5 कार्बन से मिलकर के 5 कार्बन शुगर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पहला कंपोनेंट ये, एक एक करके इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड सेकेंड कंपोनेंट इज फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, एक इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। और जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो होता है हमारे पास में दैट इज पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और बेस। ठीक है, नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस। ठीक है, ये 3 चीजों से मिलकर के आपके पास न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक एक करके इन सभी कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली में इस चीज को यूं भी समझे। एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में कि अगर हम न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इसको रफ कर रहा हूं बेटा मैं, जस्ट मिनट। अगर आप न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, सॉरी, न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या होगा, जिनसे मिलकर के हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बना है वो सारे कंपोनेंट जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो ऑन हाइड्रोलिसिस न्यूक्लिक एसिड गिव्स शुगर, पेंटोज शुगर देता है एक तो, ठीक है, एंड सेकेंड फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, जो फॉस्फोरिक एसिड है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप इसमें काम में आएगा, H3PO4। और थर्ड जो है आपके पास दैट इज बेस। ठीक है, नाइट्रोजीनस बेस। दीज 3 कंपोनेंट्स आर फॉर्म्ड व्हेन देयर इज अ हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जब हम न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये 3 चीजें बनती हैं। वन मोर थिंग, एक चीज और देखें कि बेटा न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, अगर हम इसकी टाइप की बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड की अगर हम टाइप की बात करते हैं तो एक्चुअली हम 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड की स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। वन इज डीऑक्सीराइबोस
डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और दूसरा जो कंपोनेंट है दैट इज ऑक्सी राइबोस, एक तो डीऑक्सी हो गया और एक राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये वही न्यूक्लिक एसिड है जिसे आप शॉर्ट में डीऑक्सी राइबोस को डीएनए कहते हैं और राइबोस न्यूक्लिक एसिड को आरएनए कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब हम जो स्टडी करने वाले हैं हम आरएनए और डीएनए की स्टडी करने वाले हैं। जो आपने सुना होगा कि डीएनए जो होता है हमारे हेरिडेटरी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या एनिमल में हेरिडेटरी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डीएनए इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है। एंड राइबोस आरएनए इज आल्सो अ न्यूक्लिक एसिड बट इट इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसमें राइबोस शुगर मिलती है इसलिए इसको राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, और इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलती है इसलिए उसको डीएनए या डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको डिटेल में स्टडी करते हैं अपन। तो जैसा मैंने कहा कि न्यूक्लिक एसिड जो है बेटा वो 3 कंपोनेंट से मिलकर के बनता है, ठीक है। पहला हमने कहा कि पेंटोज शुगर, तो चलिए पेंटोज शुगर की बात करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट पेंटोज शुगर, ठीक है। अब ये पेंटोज शुगर जैसे मैंने कहा कि ये 2 तरह के होते हैं बेटा, एक तो डीएनए होता है और एक आरएनए होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। तो जब मैं पेंटोज शुगर की बात करता हूं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि डीएनए और आरएनए जो नाम है बेटा वो पेंटोज शुगर के बेस पर ही पड़ा है, ठीक है। अगर उसमें राइबोस शुगर है तो आरएनए, और अगर आपके पास न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो वो डीएनए हो जाता है, ठीक है। तो इस पेंटोज शुगर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, ठीक है। एक तो आपके पास होती है राइबोस शुगर होती है, ठीक है, जो राइबोस पेंटोज शुगर होती है, और एक डीऑक्सीराइबोस होती है, डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर होती है। तो 2 तरह की आपके पास में शुगर प्रेजेंट होती है। अगर अपन इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें तो ये स्ट्रक्चर किस तरह से दिखेगा देखिए। तो आपके पास राइबोस शुगर है, इसे हम बीटा डी राइबोस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ये बीटा डी राइबोस होता है कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, और जबकि डीऑक्सीराइबोस है ये भी आपके पास बीटा डी 2 ऑक्सीराइबोस। अभी रीजन बताऊंगा मैं आपको कि डीऑक्सीराइबोस 2 क्यों कहते हैं इसको, ठीक है। पहले राइबोस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये शुगर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी आपको, जैसे आपने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखा था, काफी हद तक फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर से डिसेंबल करता है ये, ठीक है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन मिलेगा आपको, इसके अलावा इसमें इस तरह से यहाँ पर CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है 4th कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन इसका यहाँ पर है, यहाँ OH और H मिलेगा, इसके अलावा H एंड OH है, और यहाँ पर H और OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो अपन ने स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस शुगर, और 5 कार्बन है बेटा इसमें, C1 C2 C3 C4 एंड C5, टोटल मिलाकर के 5 कार्बन है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेंटोज, ठीक है, शुगर। इसे पेंटोज शुगर कह रहे हैं, राइबोस पेंटोज शुगर कह सकते हैं आप इसको। और अगर मैं डीऑक्सीराइबोस की बात करता हूं तो देखो डीऑक्सी का मतलब क्या होता है बेटा, डीऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन का रिलीज हो जाना, डी मीन्स निकलना, ठीक है। तो डीऑक्सी का मतलब यहां अगर राइबोस में से मैं एक ऑक्सीजन निकाल देता हूं तो उसे डीऑक्सीराइबोस बोलेंगे, लेकिन वो ऑक्सीजन कहां से निकलेगा, ध्यान रखिए इसमें अपन कह रहे हैं बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोस शुगर है ये। तो यानी 2 का मतलब है ये सेकंड वाला कार्बन, ठीक है। इस सेकंड कार्बन में अगर आप ये वाला जो ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, ठीक है, OH ग्रुप वाला जो ऑक्सीजन दिख रहा है, इसको अगर आप रिमूव कर देते हैं तो इसको रिमूव करने पर जो आपके पास ग्रुप बनेगा वो आपके पास डीऑक्सीराइबोस बन जाएगा इस तरह से, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ CH2OH है, यहाँ H है, यहाँ H OH है, यहाँ H और OH है, और यहाँ OH और यहाँ पर H आ गया आपके पास। तो अब ये तो मैंने राइबोस बना दिया सपोज, अब मुझे राइबोस नहीं, मुझे डीऑक्सीराइबोस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दूंगा। तो दोनों में जो डिफरेंस है ना वो केवल एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है, वो इस पोजीशन पर। अगर उसमें यहाँ ऑक्सीजन है तो वो राइबोस शुगर है, राइबोस पेंटोज शुगर है,
और अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो वो डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो शुगर है ये कहाँ मिलेगा बेटा, ये आपको आरएनए में मिलेगा, ठीक है, आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी राइबोज शुगर है इसलिए आरएनए है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। और ये वाला शुगर कहाँ मिलेगा, ये डीएनए में मिलेगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर ऑक्सीजन निकल जाएगा तो डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास जो पेंटोज शुगर है वो दो तरह के होते हैं, एक डीएनए में मिलता है आपको, एक आरएनए में मिलता है। लेकिन डीएनए और आरएनए दोनों क्योंकि न्यूक्लिक एसिड है तो हम लोग न्यूक्लिक एसिड के पेंटोज शुगर की स्टडी कर रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम ओके दूसरा कंपोनेंट तो अपने बता दिया बेटा, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप जो प्रेजेंट होता है H3PO4, तो उसमें कोई स्पेशल वो नहीं है। लेकिन जो थर्ड कंपोनेंट है आपके पास न्यूक्लिक एसिड का, दैट इज नाइट्रोजिनस बेस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो थर्ड कंपोनेंट देख लेते हैं हम लोग, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है। तो ये जो बेस है बेटा, इस बेस को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये बेस दो तरह के होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा स्ट्रेट बना दें। दो तरह के बेस होते हैं, एक नाइट्रोजिनस बेस होता है प्यूरिन, ठीक है, वन इज प्यूरिन, PURINE, प्यूरिन बेस, ठीक है। और एक तरह के जो बेस होते हैं उन्हें कहते हैं पायरिमिडीन, दे आर कॉल्ड पायरिमिडीन, PYRIMIDINE, पायरिमिडीन बेस, ठीक है। तो दो तरह के बेस होते हैं, एक तो प्यूरिन होता है, पायरिमिडीन होता है। अब प्यूरिन में भी कुछ पर्टिकुलर टाइप के बेसिस होते हैं जिनको अपन प्यूरिन बेसिस कहते हैं, ठीक है। उन प्यूरिन बेस को अपन पहले स्टडी करेंगे। तो प्यूरिन में हमारे पास दो तरह के बेस आते हैं बेटा, एक तो आता है ग्वेलिन, एक तो आता है आपके पास ग्वेलिन बेस, और दूसरा जो आता है दैट इज एडेनिन। लेकिन हम लोग क्या शॉर्ट में इसको G लिखेंगे और इसको A लिखेंगे, जब हम आगे यूज में लेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे, आरएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो वहां हम लोग G या A यूज में लेंगे। G मतलब ग्वेलिन और A यानी एडेनिन, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन में आपके पास तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट साइटोसिन, सेकेंड थाइमिन एंड नेक्स्ट इज यूरेसिल, ठीक है। तो ये आपके पास में बेस हो गए, यानी कि तीन तो पायरिमिडीन बेस होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस, और दो आपके पास में प्यूरिन बेस होते हैं। अब ध्यान रखना बेटा, जब हम किसी आरएनए या डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उस आरएनए या डीएनए में ध्यान रखें कि एक प्यूरिन होगा तो उसके साथ जुड़ा हुआ एक पायरिमिडीन होगा, ठीक है। दोनों में से एक एक कंबाइन होते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज समझ में आएगी आपको, ठीक है। लेकिन अभी तो ये ध्यान रखें, C साइटोसिन है, T थाइमिन है और U यूरेसिल है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखें। और एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें बता देता हूं आपको कि जो डीएनए है, डीएनए में थाइमिन आपको मिलता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल। ये जो है दिस वन ओनली इन आरएनए, ये केवल आरएनए में ही मिलता है। और ये जो है इट इज ओनली इन डीएनए, ये आपको केवल डीएनए में मिलेगा। और बाकी जो बच गए अपने पास में, बाकी जो बच गए, ठीक है, ये डीएनए एंड आरएनए दोनों में मिलेगा ये, ठीक है। ये भी डीएनए एंड आरएनए दोनों में प्रेजेंट होगा, ये भी डीएनए एंड आरएनए दोनों में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। बस इन दोनों को थोड़ा अलग से आप ध्यान रखें कि अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए के अंदर थाइमिन मिलता है, लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखें कौन सा नाइट्रोजनस बेस किस में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये नाइट्रोजनस बेस की बात होगी। अब ये सारी चीजें जो हमने अभी आज डिस्कस किया है कि जैसे हमारे पास डीएनए और आरएनए में तीन चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो होता है हमारे पास में और पेंटोज शुगर, दूसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा होता है आपके पास नाइट्रोजनस बेस, जो कि दो तरह के होते हैं जो अभी अपन ने देख लिया,
ठीक है, इनके हम लोग एब्रीविएशन यूज में लेंगे जहां तक हो सकेगा। लेकिन ये आपके पास न्यूक्लिक एसिड में अरेंज किस तरह से होते हैं, ठीक है, इस चीज को समझते हैं। जैसे हमने ये तो कहा कि तीनों आपस में कंबाइन होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, तीनों आपस में कंबाइन होकर के न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। बट किस तरह से ये कंबाइन होते हैं, लेट्स सी, देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर जो हम बात कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर, इसको हम दो तरह से स्टडी करते हैं कि एक तो होता है इसमें न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो एक्चुअली न्यूक्लियोसाइड कब बनता है, न्यूक्लियोसाइड उस टाइम पर बनेगा जब दो चीजें, एक तो शुगर और एक बेस, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होगी। तो ध्यान रखें कि शुगर प्लस बेस, ठीक है, व्हेन शुगर इज कंबाइंड विद बेस देन इट फॉर्म न्यूक्लियोसाइड, तो वो न्यूक्लियोसाइड को बनाएगा। अब कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा, जैसे मान लीजिए ये आपके पास में शुगर है, लेट मी ड्रॉ, दिस इज द शुगर, जैसे हमने पेंटोज शुगर बताया था, ठीक है, ये आपके पास शुगर है और इस शुगर में आपके पास यहां हमने बना दिया CH2OH, H, then HOH, then H and OH एंड देन H, और यहां पर अगर एक बेस जुड़ जाता है, ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया, तो उस समय हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बन गया। लेकिन क्या कोई मुझे ये बता सकता है बेटा आप में से, ठीक है, कि ये बेस और जो मैंने न्यूक्लियोसाइड बनाया है ये किसका न्यूक्लियोसाइड है, ये RNA का न्यूक्लियोसाइड है या DNA का न्यूक्लियोसाइड है? कोई मुझे बता सकता है इसको देख करके बेटा? अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। RNA का है, बिल्कुल। हमने कैसे पहचाना बेटा RNA का? क्योंकि जो पेंटोज शुगर है, आप देखो यहां पर ऑक्सीजन है, ठीक है ना, यहां ऑक्सीजन है। अगर इस यहां ऑक्सीजन नहीं होता, केवल हाइड्रोजन होता है यहां पर, तो मैं बोलता हूं वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती। तो डीऑक्सीराइबोज और बेस बनता, तो यानी वो न्यूक्लियोसाइड किसका होता, वो DNA का होता। लेकिन अभी क्योंकि ऑक्सीजन है तो इसका मतलब आपके पास राइबोज शुगर है और बेस है, यानी ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये किसका न्यूक्लियोसाइड है, ये RNA का न्यूक्लियोसाइड है। अगर मुझे DNA का न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो मैं इस तरह से बनाऊंगा, लाइक दिस विल बी न्यूक्लियोसाइड ऑफ DNA। बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में, CH2OH, HOH, H बेस एंड दिस इज H, ठीक है। तो यहां देख रहे हो आप ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास था न्यूक्लियोसाइड ऑफ RNA, ठीक है, और ये है आपके पास न्यूक्लियोटाइड ऑफ, सॉरी न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोसाइड ऑफ DNA, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है। तो इस तरह से न्यूक्लियोसाइड दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक RNA का होता है, एक DNA का होता है, बस शुगर का डिफरेंस होता है। अब थोड़ा सा और डिफरेंस समझते हैं हम लोग। अब अगर मैं एक और कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, एक चीज और ऐड कर देंगे, फॉस्फेट ग्रुप, तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं न्यूक्लियोटाइड की, ओके, तो इसको रफ कर देते हैं और यहां लिख देते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा बेटा, शुगर प्लस बेस और प्लस फॉस्फेट, लेकिन शुगर के साथ में फॉस्फेट जुड़ता है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप को यहां जोड़ देते हैं, फॉस्फेट, इसके साथ मैंने फॉस्फेट जोड़ दिया। तो हमारे पास में ना तीन कंपोनेंट हो गए हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, एक सेकंड, यस। तो हमारे पास नाउ राइट नाउ वी हैव तीन कंपोनेंट है, फॉस्फेट भी है, शुगर भी है और बेस भी है। और फॉस्फेट, शुगर, बेस तीनों मिलकर के जो बनाएंगे दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, उसे हम न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। अब इस न्यूक्लियोटाइड में अगर मुझे फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना है बेटा, तो फॉस्फेट ग्रुप जो है ना वो यहाँ ऐड होता है, ध्यान रखिए, यहाँ OH जो है वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाता है और आपका फॉस्फेट ग्रुप जो है इसके साथ कनेक्ट होता है, लाइक दिस, PO4, मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, PO4 की फॉर्म में ऐसे लिख दो, फॉस्फोरस, देन ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, एक ने यहाँ बॉन्ड बनाई दिया है,
तो इस तरह से आपके पास जो ये बनेगा, ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर कंबाइन हो गया है। तो अब ये न्यूक्लियोटाइड है, और ये न्यूक्लियोटाइड किसका है? नाउ इट इज न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए। और ऐसे अगर मैं यहाँ पर OH को हटा करके फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से अटैच कर देता हूँ, तो ये आपके पास में हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है ना, कि न्यूक्लियोसाइड में दो ही कंपोनेंट होते हैं। न्यूक्लियोसाइड में दो कंपोनेंट होते हैं, ओनली शुगर एंड बेस। बट न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड कंटेन 3 कंपोनेंट, फॉस्फेट भी होता है, शुगर भी होता है और बेस भी होता है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो मैंने बनाए हैं बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड जो मैंने बनाए हैं, ये अगर आपस में कनेक्ट होते जाएं, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, तो क्या बनाएंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ जाते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैं एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, अभी हम पहले बात कर लेते हैं एक बार डीएनए के बारे में, ठीक है। तो मैं यहां न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए की बात कर रहा हूं, ठीक है, डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए का जब मैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना रहा हूं तो नेचुरल है कि मुझे वहां पर शुगर भी डीऑक्सीराइबोज चाहिए, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो हटाने की क्या जरूरत है, चलो हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। अब इस तरह के न्यूक्लियोटाइड जब आपस में कंबाइन होते चले जाएंगे, इसके ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड और आएगा, फिर इसके ऊपर एक और न्यूक्लियोटाइड आएगा, तो इस तरह से एक लंबी चेन बना लेंगे। और जब वो चेन बनाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक बार में तो वैसे बना देता हूँ, ज्यादा इजी रहेगा। जैसे यूं समझे आप इसको, मुझे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना है। जैसे आपके पास शुगर है, शुगर से फॉस्फेट जुड़ता है, फिर शुगर जुड़ता है, फिर फॉस्फेट जुड़ता है, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। और हमें पता है कि जो शुगर है उससे हमारे पास बेस जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो शुगर से मैं यहाँ बेस जोड़ूंगा, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूं मैं किसका? डीएनए का। तो यहाँ पर बेस अपन ने बताया बेटा प्यूरिन और पायरिमिडीन, दो तरह के बेस होते हैं, ठीक है। प्यूरिन भी होता है और पायरिमिडीन भी होता है। अब यहाँ पर जैसे प्यूरिन और पायरिमिडीन में हमें केवल कौन सा वाला चाहिए? जो हमारे पास डीएनए के अंदर होते हैं। बस यूरेसिल आपको नहीं यूज में लेना है, क्योंकि हमें पता है यूरेसिल डीएनए में नहीं होता है, यूरेसिल आरएनए में होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने एक तो यहां से ए ले लिया, फिर यहाँ आपने टी ले लिया, फिर यहाँ सी ले लिया, फिर यहाँ जी ले लिया, ठीक है। और ये अब मैंने जो बनाया है ये बेस है, ध्यान रखना। ए यानी एडिनाइन, टी यानी थाइमिन, सी यानी साइटोसिन, जी यानी ग्वानिन। तो ये बेस है हमारे पास, ठीक है। और ये शुगर है और ये फॉस्फेट है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड। फिर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, और ये चौथा न्यूक्लियोटाइड हो गया। बात समझ आ रही है ना बेटा? जो मैंने अभी आपको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाया था, वो न्यूक्लियोटाइड जब आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड की शुगर जो है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फोरस ग्रुप से कनेक्ट होती है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप से कनेक्ट होती है। इसी तरह से दूसरी का जो है वो शुगर आ जाएगी, फिर फॉस्फेट आ जाएगा। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। लेकिन ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड है, डीएनए में सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। तो डबल स्ट्रैंड कैसे बनेगा? कि इसी तरह का एक पैरेलल स्ट्रक्चर आपको एक स्ट्रक्चर इसके सामने और मिल जाएगा। जैसे यहाँ फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और यहाँ पर बेस। अब ध्यान रखना कि इनका एक पेयर होता है बेटा, कि जैसे एक इसके साथ एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा? जैसा मैंने कहा था प्यूरिन pyrimidine के साथ में कनेक्ट होता है। तो हमें अगर एक प्यूरिन बेस ले रहे हैं तो एक आपको पायरिमिडीन बेस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ए यानी एडेनिन है, ठीक है, ए यानी एडेनिन है, तो आपको एक पायरिमिडीन में से बेस लेना है। पायरिमिडीन में क्या था? साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ठीक है। तो इसके साथ में थाइमिन ले लेता हूं, टी, एटी, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखें, इनके बीच में बॉन्ड बनता है बेटा, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर, जो हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल, या इस तरह से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ए और टी के बीच में, ठीक है। ये दोनों बेस है, ये एडेनिन है और ये थाइमिन है, बोथ आर बेसिस, दोनों बेसिस है।
अब वापस टी आ गया, तो टी के साथ डेफिनेटली यहाँ पर उसका क्या आएगा, जैसे यहाँ फिर फॉस्फेट देन शुगर, ठीक है, और यहाँ पर फिर आ जाएगा आपके पास में ए, और यहाँ पर भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। फिर अगेन फॉस्फोरस आ गया, फॉस्फेट ग्रुप आ गया, फिर शुगर आ गया। अब यहाँ सी जुड़ा हुआ है, तो सी हमारे पास साइटोसिन है, तो साइटोसिन है इसके पास पायरिमिडीन बेस है, तो पायरिमिडीन के साथ प्यूरिन बेस जोड़ना है आपको, तो सी के साथ में क्या आएगा, जी आ जाएगा आपके पास ग्वेनिन, ठीक है। तो यहाँ ग्वेनिन और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा आपके पास, ठीक है, यहाँ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इस तरह से, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है। सिमिलरली फिर फॉस्फोरस ले और फिर शुगर ले, ठीक है, तो यहाँ पर वापस सी आ जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा इस तरह से। तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बन गया बेटा, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। यानी एक तो ये आपके पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, समझ में आ गई। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड आपस में जुड़ करके एक लैडर शेप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सीढ़ी की तरह का एक स्ट्रक्चर है। लेकिन रियली में जो डीएनए है वो इस तरह से नहीं मिलता है, एक सीढ़ी की तरह नहीं मिलता है, वो हेलिक्स शेप में मिलता है। हेलिक्स में किस तरह से, इस तरह से, जैसे यूं करके आप देख सकते हैं, हेलिक्स शेप में मिलेगा आपको लाइक दिस, ठीक है, जिसमें आपके पास फॉस्फोरस और सल्फर, फॉस्फोरस सल्फर इस तरह से यहां पर अटैच होंगे, ठीक है। फिर जैसे वापस सल्फर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस सल्फर बोल रहा हूं, सॉरी शुगर, और यहां पर हमें पता है शुगर के साथ में आपके पास ए है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर टी है, ठीक है, देन फिर ये बॉन्ड बना रहा है वापस शुगर के साथ, यहाँ फॉस्फेट ग्रुप है, तो ऐसे ही जुड़ता चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से कंबाइन होता चला जाएगा। तो यहाँ पर और भी ग्रुप आ सकते हैं, जैसे ये शुगर आ गया तो यहाँ पर हमने टी बना दिया, ठीक है, ए बना दिया, फिर शुगर आ गया, उसके बाद में फिर फॉस्फेट ग्रुप आ गया, फिर शुगर आ गया, शुगर के अंदर फिर उसके बाद सी और जी आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ये पूरा आगे तक बनता जाएगा। ये एक बनाया, और भी बन सकते हैं इसके अंदर, है ना, और या नाइट्रोजनस बेस हो सकते हैं बीच में। तो ये जो आपके पास में लैडर है, ठीक है, इसको अगर आप ट्विस्ट कर देते हैं, यूं करके ट्विस्ट कर देते हैं, तो ये जो शेप बनेगा दिस इज द शेप ऑफ डीएनए। तो डीएनए कुछ इस तरह का आपको मिलता है, ठीक है। अब अगर मान लो, ये तो मैंने डीएनए की बात की, ठीक है, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब आपस में कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से तो डीएनए का शेप बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं आरएनए की बात करूं तो क्या होगा बेटा, आरएनए में क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए। तो आरएनए में ऐसा नहीं होता कि आपके पास दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड को यहां से हटा देते हैं, इस तरह से नहीं होता है। तो आरएनए में क्या होगा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है, आरएनए में सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है। लेकिन एक छोटा सा चेंज हमें इसमें देखने को मिलता है आरएनए में, कि जहां पर हमारे पास थाइमिन था, उस थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा बेटा, कौन बताएगा, थाइमिन की जगह क्या आना चाहिए, बताइए। देखें हमारे साथ बायो वाले स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर, तो वो तो पढ़ चुके हैं इसको। ये यहां पर थाइमिन दिख रहा है आपको बेटा, शुगर के साथ जुड़ा हुआ आरएनए में, लेकिन सॉरी डीएनए में, हाँ यूरेसिल आ जाएगा बिल्कुल। तो यहां पर जब हम आरएनए का बना रहे हैं स्ट्रक्चर, तो हमें यहां पर यूरेसिल चाहिए, ठीक है ना, यहां यूरेसिल चाहिए। तो यानी अगर आपको आरएनए बनाना है तो बस ये ध्यान रखना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, दो चीजें चेंज होगी। एक तो जो ये शुगर है ये राइबोज होगी, एक तो ये शुगर राइबोज वाली शुगर होगी, और एक बेस जो है थाइमिन की जगह यूरेसिल देखने को मिलेगा आपको। बस ये दो चेंज मिलेंगे, और एक चेंज और मिलेगा कि ये सिंगल स्ट्रैंड ही रहेगा, ये सिंगल स्ट्रैंड ही रहेगा, डबल स्ट्रैंड नहीं होगा। होगा क्या, फिर ये स्टेबल कैसे बनेगा, फिर ये तो मान लो स्टेबल नहीं होगा ना, तो ये क्या करता है, ये इस तरह से वो कॉइल हो जाता है, यूं करके कॉइल हो जाता है, ठीक है। तो ताकि आपस में एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं कॉइल होने के बाद में। तो आरएनए मतलब आपको उस तरह से नहीं मिलेगा जैसे डीएनए मिलता है, ठीक है, कि दो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। आरएनए में आपके पास में सिंगल स्ट्रैंड होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होता है जो हेलिक्स फॉर्म में मिलता है,
और शुगर राइबोज होगी, और नाइट्रो जो आपके पास बेस होगा, बाकी सब तो होंगे ऐसे कैसे, बस जहां थाइमिन था डीएनए में, उस थाइमिन की जगह आपने यूरेसिल लगा दिया, दैट्स इट, है ना। तो इससे हमें पता चल जाएगा वो आरएनए है अपने पास में। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो ये तो बात हो गई आरएनए और डीएनए के बारे में। अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि एक्चुअली ये जो हमारे पास डीएनए या आरएनए होता है, या जो न्यूक्लिक एसिड होता है बेटा, इसका फंक्शन क्या है, ये काम क्या करता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की जब हम बात करते हैं, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बायोलॉजिकल फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो बायोलॉजिकल फंक्शन में पहला आता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। फर्स्ट आता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो देखो आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में भी, 9th 10th में पढ़ा होगा कि जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, तो किस तरह से ट्रांसफर होते हैं। तो आपने भी पढ़ा होगा कि उसके अंदर दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, एक मियोसिस होता है, एक माइटोसिस होता है। तो एक आपने पढ़ा था कि जो सेक्स सेल्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर जो सेक्स सेल्स के अंदर जो सेल डिवीजन होता है, उसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक तरह से सिंगल्ड हो जाते हैं, ठीक है। और उसमें जो आपके पास में जो डीएनए होता है वो क्या करता है बेटा, अपनी कॉपी बनाता है, फोटोकॉपी बनाता है। जैसे एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं, तो जो जब सेल डिवीजन होगा तो वो दोनों में एक एक उसकी कॉपी चली जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब वो डिप्लॉइड बनाता है, ऐसा कुछ होता है, मतलब वो बायोलॉजी के अंदर आपने खैर इस चीज को डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन आप यहाँ पर इतना समझ सकते हैं, रेप्लिकेशन का मतलब है टू प्रिपेयर देयर कॉपी, ठीक है, अपनी कॉपी प्रिपेयर करना। तो यहाँ पर अगर मैं इसको डिफाइन करता हूं कि भाई रेप्लिकेशन क्या है, तो रेप्लिकेशन में मैं कह सकता हूं कि सेल्स कैसे लिखते हैं, अ डीएनए मॉलिक्यूल इज capable of self duplication during cell division. This process is called, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस को ही हम रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। अब ये होता कैसे, एक बार समझते हैं इस चीज को, ठीक है। जैसे मैं एक डीएनए का स्ट्रैंड बना रहा हूं, जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है, और इस डीएनए के स्ट्रैंड में ये स्ट्रैंड जो है ये किससे मिलकर बनता है, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, फॉस्फेट शुगर, ठीक है, स्ट्रैंड इससे मिलकर बनता है। और बीच में क्या होते हैं हमारे पास, नाइट्रोजीनस बेस होते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजीनस बेस मिलेगा आपको, जैसे मान लो यहाँ इसमें ए है तो यहाँ टी मिलेगा ए के साथ, ठीक है, और यहाँ सी है तो इसके साथ आपको सी के साथ आपको जी मिलेगा, ठीक है, मतलब साइटोसिन के साथ ग्वानिन, एडेनिन के साथ थाइमिन, एंड अगेन वापस अगर यहाँ सी है तो यहाँ आपको ए मिलेगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये डीएनए, ठीक है, एक डीएनए का स्ट्रैंड ले लिया मैंने, जब ये ब्रेक होता है बीच में से, ठीक है, और ये ब्रेक होकर के फिर अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है, तो कैसे स्टार्ट करता है, देखो इस तरह से अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। मैं इसको बीच में से ब्रेक करता जा रहा हूं, तो ये ब्रेक होता जाएगा, और ब्रेक होने के बाद में जैसे इसको मैंने यहां से यहां मोड़ दिया है, एस पी एस पी एस पी एस पी, अगेन यहां से इसको ब्रेक कर दिया, पी एस पी एस पी एस, पी मतलब फॉस्फेट ग्रुप है, एस मतलब शुगर है। अब आप देखो यहां पर जैसे शुगर से आपके पास में सपोज यहां पर ए जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पर फिर आपके पास सी जुड़ा हुआ है, फिर यहां सपोज सी जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहां से ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। यहां पर सपोज जी है, यहां आपके पास सी है, देन यहां पर ए है,
तो इस तरह से पहले तो ये अनफोल्ड होगा, अनफोल्ड होना स्टार्ट कर दिया इसने, ठीक है। और उसके बाद में जो ये सिंगल स्ट्रैंड आपको दिख रहा है, इसमें एबिलिटी होती है कि ये अपनी फोटोकॉपी बना लेता है, ठीक है। कैसे, मतलब लेकिन बेस अपोजिट बनेगा। तो यहां पर ए के साथ में क्या बनेगा, ए के साथ में ए टी है ना, थाइमिन, तो इस तरह से एक स्ट्रैंड और बना लेगा ये, और इस टी के साथ में ए शुगर या बीच में फॉस्फेट ग्रुप, इस तरह से, और सी के साथ में जी की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर आप देखो एक नया डीएनए बनना स्टार्ट हो गया है, वहां से ब्रेक हुआ, एक डीएनए यहां बनने लग गया, और एक डीएनए यहां बनने लग जाएगा आपके पास। तो जी सी है इस तरह से, शुगर, देन पी ए, इस तरह से, लाइक दिस, एक स्ट्रैंड यहां बनने लग जाएगा, टी, दो बॉन्ड है, देन शुगर आएगा ना, या फॉस्फोरस आएगा, या फॉस्फेट ग्रुप या शुगर, ठीक है, इस तरह से। तो ये जब अनफोल्ड होता जाएगा तो आप देखो दो आपके पास में नए डीएनए बनने लग जाएंगे, एक डीएनए यहां बन गया, एक डीएनए यहां बन गया। तो हम कहेंगे कि इसने अपना रेप्लिकेशन कर लिया बेटा, इसने अपना क्या कर लिया है, रेप्लिकेशन कर दिया। ये खुलता जाएगा और नए डीएनए बनाता जाएगा। तो इस तरह से एक डीएनए एक सेल में चला जाएगा, दूसरा डीएनए दूसरे सेल में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से सेल डिवीजन के टाइम पर जो कैरेक्टर है वो एक सेल के कैरेक्टर बाकी दोनों सेल में चले जाएंगे। अब ये दोनों जो डॉटर सेल बनेंगे इनसे, तो वो अपने मतलब पेरेंटल सेल के से मतलब सिमिलरिटी शो करेंगी, क्योंकि उसके अंदर जो बेस या इसका जो कॉम्बिनेशन आया है, ठीक है, वो इसी के अकॉर्डिंग आया है, ठीक है। और एक और कैरेक्टर होता है जिसे हम लोग कहते हैं, एक तो ये हो गया इसका रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ध्यान रखना कि जो डीएनए होता है बेटा, उसके अंदर ना कुछ मैसेज जो होते हैं, रेप्लिकेशन जब वो करता है तो रेप्लिकेशन के साथ में जो ये कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन भी रखता है अपने अंदर, कि जब राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो जब प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, ठीक है, तो उसका मैसेज किससे लेगा, उसका मैसेज जो है वो यहां से डीएनए से कन्वे किया जाएगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह का होना चाहिए, प्रोटीन कैसा बनेगा, तो वो सारा मैसेज जो कैरी करने, जो रिटेन करने का काम है, वो भी डीएनए का ही होता है, ठीक है। तो डीएनए उस चीज को रिटेन करके रखता है। तो ये ध्यान रखें, इसके मतलब कुछ बायोलॉजिकल फंक्शन है, एक तो रेप्लिकेशन है और एक प्रोटीन सिंथेसिस जब होता है, ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में भी इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये अपन ने आपका जो बायोमोलिकुलर चैप्टर है बेटा, इसको देख लिया है। इसके अंदर मेन जो टॉपिक्स हैं आपके, जैसे वो अभी अपन ने बता दिए हैं।